नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है व्याकरण। और व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं तो वर्ण या ध्वनि के बारे में, जो कि चैप्टर फर्स्ट है, ठीक ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ण या ध्वनि क्या होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हम एक ट्रिक बनाए हैं, कविता बनाए हैं, ठीक ना। उसी कविता के माध्यम से आप लोग पूरा उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। और यह जो कविता है हम अपने टेलीग्राम विकास बिहार बोर्ड पर डाल देंगे। आप लोग थोड़ा जाकर वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है थोड़ा कम है, ठीक ना। यहाँ पर पूरा हम नहीं लिख सकते हैं, तो बारी बारी से एको करके लिख के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, वर्ण या ध्वनि जो होती है ना, टोटल कितना होता है तो 52 होता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो आंसर हो जाएगा वर्ण। लेकिन याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो याद रखिएगा ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कविता का जो पहला लाइन है उसमें होता है अकुह विसर्गे कंठे राम। अकुह विसर्गे कंठे राम होता है, कंठे राम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पर अ जो है ना, अ होगा चाहे आ होगा, अ होगा या आ होगा। इसका उच्चारण स्थान जो होगा किससे होगा? कंठ से होगा। और बीच में क दिखाई दे रहा है ना, क से होता है कवर्ग, क से होता है कवर्ग। कवर्ग के मतलब होता है क वर्ग में जितना भी अक्षर आता है सब आ जाएगा, और जिसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। कवर्ग मतलब क ख ग घ अंग, याद रखिएगा, ठीक ना। यानी कि टोटल उच्चारण स्थान किसका होगा? कंठ से हो जाएगा। और ह जो है, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। और ये जो विसर्ग आता है, विसर्ग ऐसे आता है, इसका भी अगर उच्चारण स्थान पूछेगा तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। तो कविता का पहला लाइन यही है, ठीक ना। दूसरा लाइन देखिए क्या होता है। दूसरा लाइन इसमें होता है इचयस भी है, इचयस भी है तालु नाम, इचयस भी है तालु नाम। कविता के दूसरा लाइन यही है, ठीक ना। और देखिए ये जो हम कविता पढ़ रहे हैं ना, इसका पूरा एक ही साथ में लिख कर हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ई अगर कहे छोटा ई कहे या बड़ा ई कहे, ये दोनों का उच्चारण स्थान जो है ना किससे होगा? तालु से होगा। किससे होगा? तालु से हो जाएगा। और यहाँ पर च दिया है, च से होता है च वर्ग। क्या होता है? च वर्ग होता है। क्या होता है? च वर्ग। यानी च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये सबका उच्चारण स्थान किससे होगा? तो तालु से होगा। और यहाँ पर य लिखा है, य का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से है। और यहाँ पर देखिए तालाबी स लिखा है ना, तालाबी स का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से होता है। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा, बचपन में हम लोग तालाबी स क्यों पढ़ते थे? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से होता है। अगर यहीं पर दंती स रहेगा तो उसका उच्चारण होता है दंत से। किससे होगा? दंत से। अगर यहीं पर मूर्धनी स रहेगा, मूर्धनी स, तो उसका उच्चारण स्थान मूर्धा से हो जाएगा। चलिए और तीसरा लाइन देखिए इसका क्या है। रिटरस पुकारे मूर्धा जी, रिटरस पुकारे मूर्धा जी, मूर्धा जी, याद रखिए। यानी यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर जो री है ना, री यानी री का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा से। और ट हो तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मूर्धा से हो जाएगा। और यहाँ पर र है और यहाँ पर मूर्धनी स है, र है और यहाँ पर क्या है? मूर्धनी स है। इसका भी उच्चारण स्थान किससे होगा? तो मूर्धा से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका कविता का लाइन देखिए। नेक्स्ट लिखा है इसमें लितलस। ध्यान दीजिए, लितलस से जानो दंत जी, लितलस से जानो दंत जी, याद रखिए, लितलस से जानो दंत जी। तो यहाँ से ली जो है ना, ली का उच्चारण स्थान किससे होगा? दंत से हो जाएगा। यहाँ पर त है तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। ल है और दंती स है, इसका भी उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तो दंत से हो जाएगा। चलिए कविता के नेक्स्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट लाइन है उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं
उप आते हैं ओष्ठ में, ओष्ठ 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 में, ओष्ठ ओष्ठ में, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर ऊ जो है यानी एगो छोटा ऊ होता है, एगो बड़ा ऊ होता है। तो छोटा ऊ पूछे या बड़ा ऊ पूछे, उसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ओष्ठ से होता है। और यहाँ पर प है तो प वर्ग में जितना भी आता है उसका उच्चारण स्थान किससे होगा? तो ओष्ठ से हो जाएगा। देखिए जैसे पहला प्रश्न आप लोग को दिया है यहाँ पर कि प का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ ऊप आते हैं ओष्ठ में, यही हम लोग क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न का फाइनल आंसर देखिए यहीं पर याद रखिएगा। अब इसको बताएंगे नहीं, पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कविता का नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए। कविता के नेक्स्ट लाइन जो दिया है ना, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कविता के नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, केवल व दंतोष्ठ में, केवल 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 व दंतोष्ठ में, केवल वो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ का मतलब दंत प्लस ओष्ठ दोनों मिला के, यानी केवल व जो है ना, व का उच्चारण स्थान किससे होगा? दंतोष्ठ में होगा। यानी दंत दंत और प्लस ओष्ठ दोनों में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, इसका उच्चारण स्थान। देखिए बहुत सारा बच्चा क्या है ना, अपना मुंह से बोल बोल के परीक्षा में जाता है कि कहाँ समा जा रहा है, तो ऐसे आप गलती कर सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन ये जो कविता बता रहे हैं लाइन बाय लाइन आप लिख लीजिए कॉपी पर और इसको याद कर लीजिए, इससे एक भी बार प्रश्न नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए नेक्स्ट लाइन जो दिया है, ए आए कहे कंठे तालु, ए आए कहे कंठे तालु, कंठे कंठे तालु, यानी कि ए क्या है? कंठे तालु। इसका मतलब क्या होगा? ए हो गया और आय हो गया, ये दोनों का उच्चारण से क्या है? कंठ और तालु, यानी कंठे तालु से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कविता के नेक्स्ट लाइन है, ओ औ, ओ और ओ और औ जो है ना, ओ और औ जो है इसका होगा कंठोष्ठ में, क्या हो जाएगा? ओ औ कंठोष्ठ में। कविता के नेक्स्ट लाइन का नाम क्या है? ओ औ कंठोष्ठ में। यानी कहने का मतलब हुआ कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ में, यानी कंठ और ओष्ठ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन दिया है, नासिका से पांचवा अक्षर, नासिका से, नासिका से, नासिका से पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर हो जाएगा, नासिका से पांचवा अक्षर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। यानी जितना भी पांचवा क वर्ग हो चाहे च वर्ग हो, ये सब में के पांचवा अक्षर जो होता है ना, पांचवा अक्षर समझे तो लास्ट वाला, यानी अंग हो गया, क में के, च में के य हो गया, ऐसे ही, ठीक ना। पांचवा अक्षर जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका से। किससे है? नासिका से। और याद रखिए नासिका से जिसका उच्चारण स्थान होता है इसी को निर्नुनासिक कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। चलिए और लास्ट जो है कविता के भाव, कविता के लास्ट लाइन जो है, जीभा रखो प्रकोष्ठ में, जीभा 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 रखो, जीभा रखो, जीभा रखो प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ 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 में, प्रकोष्ठ में, यानी कि जीभा का कहाँ होता है? तो प्रकोष्ठ में होता है, याद रखिए जीभा कहाँ रहता है? प्रकोष्ठ में होता है। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए याद रखिएगा, अभी बताया कि वर्ण कितना होता है, तो वर्ण जो होता है 52 गो होता है। कितना होता है? 52 गो होता है। और याद रखिए वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? तो 2 भागों में। एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण टोटल कितना होता है? तो 11 होता है, और व्यंजन वर्ण जो होता है ना 33 गो होता है। ये बात याद रखिएगा। स्वर वर्ण कितना होता है? 11 गो, और व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33 गो होता है। लेकिन स्वर वर्ण के बाद में, स्वर्ण वर्ण के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा कि स्वर वर्ण उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर कितना होता है, तो मात्र 10 गो होता है। उसमें से री खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। उच्चारण के स्थान पे पूछेगा स्वर वर्ण कितना होता है, तो 10 गो होता है। और अर्थ के आधार पर पूछेगा, तो अर्थ के आधार पर याद रखिएगा 13 गो होता है। अर्थ के आधार पर कितना होता है, तो 13 गो होता है। लेकिन मात्रा के आधार पर पूछेगा स्वर वर्ण कितना होता है, तो मात्रा के आधार पर 3 गो होता है। बहुत ही MVVI है, याद रखिएगा। मात्रा के आधार पर कितना होता है, तो 3 गो होता है। अर्थ के आधार पर 13 गो, उच्चारण के स्थान पर 10, उच्चारण के आधार पर 10 गो होता है। चलिए थोड़ा अब हम लोग व्यंजन वर्ण जो होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण में याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण को कितना भागों में बांटा गया है, तो व्यंजन वर्ण के लगभग आप लोग 5 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए कौन कौन है, तो पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन
याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन जो होता है ना 25 गो, कितना होता है स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन जो होता है 25 गो। अब आप लोग सोचिए सर 25 गो कौन होता है, तो देखिए 25 गो कौन होता है, तो कवर्ग हो गया, कौन हो गया कवर्ग हो गया। ऐसे ही क्या आता है चवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया। फिर कौन आता है टवर्ग हो गया, फिर कौन हो गया तवर्ग हो गया, और पांचवा कौन हो गया पवर्ग हो गया। तो ऐसे देखिएगा ना, तो यही सब स्पर्श व्यंजन में आता है। कवर्ग में कितना होता है 5 गो, क ख ग घ ङ, तो कितना होता है 5 गो। तो इसमें भी चवर्ग में भी 5 गो, टवर्ग में भी 5 गो, तर्ग में भी, और इसमें भी 5 ऐसे टोटल कितना हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। तो टोटल स्पर्श व्यंजन आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 25 गो हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है, तो अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन में याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन टोटल होता है 4 गो, कितना होता है 4 गो। कौन कौन होता है, तो य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है, याद रखिएगा। आगे याद रखिएगा उष्म व्यंजन, उष्म 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 व्यंजन याद रखिएगा, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में कौन आता है, तो याद रखिएगा उष्म व्यंजन में तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह होता है, ये भी 4 गो होता है। उष्म व्यंजन में कितना होता है, तो 4 गो होता है। चलिए आगे आता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त 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 व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी टोटल कितना होता है, तो 4 गो होता है। इसमें कौन आता है, तो छ आता है, त्र आता है, और ज्ञ आता है, और कौन आता है स्र आता है, कौन आता है स्र। तो यहाँ से याद रखिएगा जो छ जो संयुक्त व्यंजन है, तो इसका डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि छ का निर्माण किस किस वर्ण से हुआ है। तो याद रखिएगा छ का निर्माण जो होता है आधा क और प्लस मूर्धनी स से होता है, किससे होता है मूर्धनी स से होता है, याद रखिएगा। और त्र का पूछेगा तो आधा त और प्लस र से होता है, और ज्ञ के पूछेगा तो आधा ज और प्लस य से होता है, ठीक ना। और पूछेगा स्र का निर्माण किससे होता है, तो आधा स और प्लस में र से होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा घिजी मिजी हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिए इसके अलावा और होता है आयोगवाह होता है। डायरेक्ट पूछेगा आपको कि आयोगवाह कितना होता है, आयोगवाह कितना होता है, तो आयोगवाह 2 होता है। कौन कौन आता है, अन आता है, और इसमें कौन आता है अ आता है। आयोगवाह में अन और अ आता है। इसके अलावा भी आता है, देखिए इसके अलावा फिर पूछेगा द्विगुण, द्विगुण या इसी को बोलते हैं ताड़न जात, ताड़न जात कहते हैं, या इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त में कौन कौन आता है, याद रखिएगा एगो ढ आता है, एगो ड आता है, इसे यहाँ पर बिंदी लगा रहेगा, ढ और अड़ आता है। उत्क्षिप्त या ताड़न जात या इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। टोटल कितना होता है ये, तो 2 गो होता है। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा हस्व स्वर के स्वर वर्ण के बारे में समझते हैं। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण को कितना भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में। एक होता है हस्व स्वर, कौन होता है हस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है दीर्घ स्वर। याद रखिएगा हस्व स्वर की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है, और दीर्घ स्वर जो होता है इसका संख्या 7 गो होता है, ठीक ना। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 7 4 11 गो हो जाएगा स्वर वर्ण, ठीक ना। और याद रखिए जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तब सोचते हैं कि हस्व स्वर में कौन कौन आता है। देखिए हस्व स्वर में कौन कौन आता है, ध्यान दीजिए हस्व स्वर में कौन कौन आता है, एकदम ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आता अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ए आता है, ठीक ना। याद रखिएगा बार बार प्रश्न रिपीट होता है, निम्नलिखित में कौन हस्व स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है। तो हस्व स्वर में जितना छोटा वाला मात्रा है ना उसे हस्व स्वर में कहते हैं, और दीर्घ स्वर में जितना बड़ा वाला मात्रा है, दीर्घ स्वर में कौन आएगा 7 आएगा। बड़ा मात्रा वाला कौन होगा, आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ आ जाएगा, और बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, री के बाद ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, तो अ आ जाएगा, कौन आ जाएगा अ आ जाएगा। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए ठीक ना।
अब थोड़ा सा देखिए, यह जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, टोटल व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर वर्ण हो, टोटल समाप्त कर रहे हैं, ठीक ना। इसीलिए यह वीडियो थोड़ा होगा ना लंबा होगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक ना। एक ही वीडियो हम टोटल समाप्त करने का कोशिश करेंगे। देखिए अभी हम टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एक भी प्रश्न नहीं बने, हाँ मात्र एक प्रश्न अभी बनाए हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसके अलावा थोड़ा आता है अल्प प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण के बारे में थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग एक बात समझाते रहे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ तक लिखेंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे च, छ, ज, झ, य। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इस शुरू वाला जो वर्ग होता है ना, इसको हम पहला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे। दूसरा जो है इसको हम दूसरा बोलते हैं। तीसरा जो लाइन है इसे बनता है, इसको हम तीसरा वर्ग बोलेंगे। और चौथा जो बनता है इसको हम चौथा वर्ग बोलेंगे। और लास्ट वाला जो इसको पांचवा वर्ग बोलेंगे। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। ध्यान दीजिए, अल्प प्राण जो होता है ना, अल्प प्राण में कौन कौन आता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है। तो ध्यान दीजिए, अल्प प्राण में देखिए कौन कौन आता है। अल्प प्राण में 1 आता है, प्लस में 3 आता है और 5 आता है, याद रखिए। यानी 1 वाला वर्ग आता है, 3 वाला वर्ग और 5 वाला वर्ग आता है, ठीक ना। अब प्लस में कौन आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऊपर ही बताए हैं कौन कौन आता है। अंतस्थ व्यंजन आता है। ये कितना होता है टोटल अंतस्थ व्यंजन? तो 4 गो होता है। इसके अलावा जितना भी स्वर है सिर्फ री को छोड़कर, तो री को छोड़ देंगे तो स्वर कितना बच जाएगा? तो 10 गो बच जाएगा। तो 10 गो स्वर आता है। इसमें एक आता है उत्क्षिप और ताड़नजात, 2 गो बताया है ना, तो उसमें का 1 गो ताड़नजात ए में आ जाता है, ठीक ना, अणा वाला, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा टोटल अल्प प्राण की संख्या कितना हो जाएगा? तो 30 गो हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर जो 1, 3, 5 लिखे है ना, तो ये आप लोग समझ में आना चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी पहले बताया कि 1 में कौन आएगा, 3 में कौन आएगा और 5 में कौन आएगा। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अल्प प्राण में 1, 3, 5 आता है ना। तो हम बताए थे टोटल कितना वर्ग होता है? 1, 2, 3, 5 आता है। इसमें से 1, 2, 3 और 5 अल्प प्राण में आ गया। तो कौन बच रहा है? अभी 2 बच रहा है, 4 बच रहा है। तो याद रखिएगा, इसके आगे महाप्राण पढ़ाएंगे तो 2 और 4 वर्ग में जो आएगा ना, वो सब किस में आ जाएगा? तो महाप्राण में आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और टोटल अल्प प्राण की संख्या कितना होता है? तो 30 गो होता है। और इसमें जो लिखे एकों का नाम याद रखिएगा। इस शॉर्टकट में हम एक ही में लिख दिए, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए महाप्राण देखिए, महाप्राण पे ध्यान दीजिए। महाप्राण में कौन आता है? महाप्राण में कौन आता है? ध्यान दीजिए। देखिए महाप्राण में 2 आता है और 4 आता है, याद रखिएगा। तो 2, 4 आता है तो दूसरा वर्ग में आएगा। तो दूसरा वर्ग में कितना हो गया? 5 गो आ गया। चौथा अगर वर्ग है, ऊपर से नीचे आएंगे 1, 2, 3, 4, तो उसमें भी 5 हो गया। तो 5, 5 कितना हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा, ठीक ना। यानी 2 और 4 महाप्राण में आएगा। और उसमें व्यंजन आएगा। उसमें व्यंजन में टोटल कितना होता है? तो 4 गो हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 और 10, 4, 14 हो गया। और एगो उत्क्षिप व्यंजन में ढ है, ये आ जाएगा, ठीक ना। तो टोटल महाप्राण कितना होता है? तो 15 गो होता है। इस बात को कंप्लीट आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं घोष और अघोष के बारे में। याद रखिएगा घोष अघोष क्या होता है। तो अघोष में याद रखिएगा अघोष में कौन आता है? अघोष। तो अघोष में याद रखिएगा 1 आता है और कौन आता है? 2 आता है। इसके साथ साथ अघोष में कौन आता है? तलाबी से आ जाएगा, मूर्धनी से आ जाएगा और दंती से आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स। तो इस तरह अघोष जो वर्ण होता है कितना होता है? तो 13 होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पूछेगा घोष वर्ण में कौन कौन आता है। देखिए तो अघोष में 1 और 2 आ गया ना। तो इसके बाद कौन बचा? 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। तो 3, 4, 5 किस में चल जाएगा? घोष में चल जाएगा। तो घोष वर्ण समझते हैं। घोष वर्ण में घोष वर्ण में कौन कौन आता है? तो देखिए 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक ना, घोष वर्ण में। और इसके अलावा इसमें कौन आएगा? य, र, ल और कौन आ जाएगा? व आ जाएगा। और प्लस में सभी स्वर आ जाएगा। यानी जितना भी स्वर आता है 11 होता है, तो 11 को 11 स्वर इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें एगो ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ह आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग काउंट कीजिएगा। तो टोटल घोष वर्ण में देखिए, घोष वर्ण को ही सघोष कहते हैं, घोष को ही क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। घोष को ही सघोष कहते हैं, याद रखिए, ठीक ना। तो इस तरह टोटल यह कितना हो गया? तो 31 गो हो गया। कितना हो गया? 31 गो। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग टोटल क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया इसमें आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न क्या दिया है, इसमें दिया कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अभी बताए हैं ऊ पाते हैं ओष्ठ में, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा मतलब इसे खींचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हलंत। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा, मान लीजिए म लिख दिया, इसका अंतर ऐसे नीचे ऐसे लाइन खींच दिया, इसको हलंत कहते हैं। और याद रखिएगा हलंत के मतलब क्या होता है, तो हलंत के मतलब आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अगर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो 2 ही होता है, लेकिन ऐसे कितना हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए एगो प्लुत, देखिए आप आगे पीछे बताए थे आप लोग को ह्रस्व स्वर, आयो क्या बताए थे, दीर्घ स्वर बताए थे ना। एक होता है प्लुत स्वर, एगो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। कौन होता है, प्लुत स्वर होता है। तो ठीक ना, तीया भी उतना नहीं चलता। जैसे ओम बोलिएगा तो ओम में ज़्यादा समय लगता है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दीर्घ स्वर है ना, इससे भी दुगना समय लगता है। ठीक ना, प्लुत स्वर में। इसीलिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही याद रखिएगा। जब आएगा ये प्रश्न तो 3 ही लगाइएगा, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण बल को 3 भागों में बांटा गया है, और मात्रा के आधार पर पूछेगा तो 3 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है च का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊपर ट्रिक समझाया, इचेस भी है तालु नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, य र ल व, यानी य र ल व होता है ना, तो इसमें का ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। देखिए अब इसमें पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे, पूरा डिटेल में ऊपर समझा चुके हैं। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। बताना है कि एक मात्रिक स्वर कौन है। तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। इसमें कितना मात्रा होता है, तो 1 मात्रा होता है। ठीक ना। जैसे में आय जो है, ये जो है किस में आता है, ह्रस्व स्वर में आता है। तो इसका मात्रा क्या होता है, 1 गोटी की होता है। तो यहीं क्या होता है, एक मात्रिक स्वर किसे कहें, ह्रस्व स्वर को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा स्वर कहलाती है, स्वर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ल कौन व्यंजन है, ल बताना है। तो अभी बताएं य र ल व, यानी अंतस्थ व्यंजन है। कौन है, अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। बताना है कि अंतिम ध्वनि जो होता है ना, अंतिम ध्वनि बताना है कि किसका स्वर होता है। तो याद रखिएगा मुक्ताक्षर की। क्या इसका हो जाएगा, मुक्ताक्षर की हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। बताना है कि इसमें कौन व्यंजन है। यह छ त्र ज्ञ जो है कौन व्यंजन है। तो याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन टोटल कितना होता है, 4। ऊपर ही समझा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें वर्षों के उच्चारण समूहों को क्या कहते हैं। वर्षों के, देखिए गलत लिखा गया, वर्षों ना आ गया, यहाँ पर वर्णों हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयावधिक चिन्ह होता है, यानी बताना है कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक ना, याद रखिएगा। और ये जो है पूर्ण विराम है, और ये जो है योजक चिन्ह है, याद रखिएगा। और ऐसे ऐसे रहता है, इसको उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। और ऐसे रहेगा तो अल्प विराम बोलते हैं, और इसको प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। याद रखिए, क्या बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी अगर मान लीजिए क लिखिए, इसके ऊपर ऐसे चिन्ह खांच दिए हैं, इसको शिरो रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिरो रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है हिंदी में ह्रस्व वर्ण कितना होता है। अभी बताया ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, तो ह्रस्व स्वर कितना होता है, तो टोटल 4 गो होता है। ह्रस्व स्वर कितना होता है, तो ह्रस्व वर्ण जो होता है 4 गो होता है। कौन कौन होता है तो ऊपर समझा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अ का उच्चारण स्थान बताना है। अ का उच्चारण तो वो पूरे पढ़ा है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकुह विसर्गे कंठे राम। तो अकुह विसर्गे कंठे राम, तो अ वाला शुरू में बताया था, ये कंठ लिखा है, ये कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न र तथा री का उच्चारण स्थान। देखिए रिटरस भी पुकारे मूर्धा जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धा जी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, घोष और अघोष। तो देखिए अघोष में कौन कौन आया था, 1 2 आया था, ठीक ना। और घोष में 3 4 5, यानी तीसरा वर्ग देखिए, चौथा 5वां वर्ग में जो आता है वही हो जाएगा। देखिए तो तीसरा में कौन आ जाएगा आपका, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूरा घोष वर्ण पूछ रहा है ना, तो घोष वर्ण हो जाएगा, इसमें ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। क्योंकि ऊपर बताए थे उसमें व्यंजन में तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स उसमें आता था, ठीक ना, ऊपर ला में अघोष में। और ह जो था ना वो किस में आया था, इसमें आया था घोष में, ठीक ना, याद रखिए राइट आंसर ह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 है, कितना है, 4 है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, य को, तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में अघोष वर्ण, घोष ना, अघोष वर्ण कौन है, तो याद रखिएगा 1 और 2 वाला किस में आता है, अघोष में आता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। चलिए याद रखिए क्या प्रश्न पूछा था, अघोष है ना, चलिए ठीक है, हाँ याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न स का, तलाबी स का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा। दंती स देगा तो दंत से हो जाएगा, मूर्धनी स देगा तो मूर्धनी स से हो जाएगा, अति मूर्धा से हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान, ई का, रिटरस पुकारे मूर्धा, रिटरत ना, इचयस भी है तालु नाम, इसका हो जाएगा तालु से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ल का उच्चारण स्थान क्या है, लिटरस से जानो दंत जी, री त ल स, लिटरस से जानो दंत जी, यानी दंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है व्यंजनों के अंत में ऐसे हलंत लगा रहता है, इसका लगने का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा आधा होता है, क्या होता है, आधा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया है द का उच्चारण स्थान क्या है, री त ल से जानो दंत जी, क्या हो जाएगा, दंत जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आ बड़ी और बड़ा ऊ वर्ण है, बताना है कि किस में आएगा, तो दीर्घ स्वर में, किस में आएगा, दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, भ का उच्चारण स्थान क्या, ऊ पाते हैं ओष्ठ में, तो हो जाएगा ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें अंग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अकुह विसर्ग कंठ है राम, यानी कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें अण का उच्चारण स्थान क्या है, तो अण का उच्चारण स्थान याद रखिएगा आपका अण जो है, अण का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, यानी कंठ भी हो नहीं, कंठ, अकुह विसर्गे कंठे राम, अकुह विसर्गे कंठे राम। रिटरस पुकारे मूर्धा जी, देखिए रिटरस पुकारे मूर्धा, रिटरस, रिटरस पुकारे यानी ट वर्ग में आ रहा है ना, मूर्धा जी में, यानी मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा व्यंजन के टोटल कितना प्रकार होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कितना होता है, 3 हो जाएगा। व्यंजन का कितना प्रकार होता है, तो 3 होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकुह विसर्ग क वाला तो कंठे राम हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त का उच्चारण स्थान ली त ल से जानो दंत जी, यानी दंत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें छ का उच्चारण स्थान क्या है, इचयस, च छ, इचयस भी है तालु नाम, यानी तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, इचयस भी है तालु नाम, यानी तालु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ली तल से जानो दंत जी, तो ध वाला में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ध का उच्चारण स्थान अगर पूछेगा तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटलस से जानो दंत यानी दंत जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार है, एगो स्वर वर्ण एगो व्यंजन, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो स्वर व्यंजन कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, हाँ नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, अच्छा दीर्घ स्वर नहीं है ना पूछा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, दीर्घ स्वर, देखिए इसमें 2 दे दिया है, यह भी नहीं है, छोटा ही जो लिखा है ना यहाँ पर, देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 आंसर है, दीर्घ स्वर नहीं है, ती भी नहीं है, ई भी नहीं, 2 आंसर हो जाएगा, बाकी बड़ी और ए दीर्घ स्वर है, ठीक ना, 2 ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो वह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण में कौन आता है, तो 1 3 5 आता है, 1 3 5 यानी कौन आ जाएगा, ग हो जाएगा। अल्प प्राण कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही, यदि ग सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन घोष वर्ण है, घोष वर्ण बताना है, तो घोष वर्ण कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज, कौन हो जाएगा, ज हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन है, जिसका उच्चारण ओष्ठ होता है, ऊ पाते हैं ओष्ठ में, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, काकल्य वर्ण बताना है कि काकल्य वर्ण कौन है, तो याद रखिएगा इसका ह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है य का उच्चारण स्थान क्या है, तो इचेस भी है तालु नाम, तो तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं, देखते हैं अंतस्थ 4 गो होता है और उष्म भी 4 गो होता है, इस तरह से कितना हो गया, 8 गो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है सघोष वर्ण कौन से, देखिए सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, तो याद रखिएगा सघोष पूछे या चाहे घोष पूछे दोनों बात एक ही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया उष्म व्यंजन कौन है, तो उस व्यंजन कौन होता है, तलाबी से मूर्धनी से दंती से ह, यानी ह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है, तो ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ है, याद रखिएगा 52, कितना है 52। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो याद रखिएगा पंचम वर्ण का, किसका काम, पंचम वर्ण का। अनुस्वार को ही निर्नुनासिक कहते हैं, याद रखिएगा चाहे अनुनासिक। किस शब्द में री स्वर नहीं है, याद रखिएगा री स्वर जो है रिवाज में नहीं है, रिवाज में जो है री शब्द नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ तक याद रखिएगा आप लोग, हाँ रिवाज में, और री जो होता है ना ऐसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, री के नीचे वाला र हो जाए, उसमें जिसमें नीचे वाला र है ना उसमें री है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, चलिए तो आज के लिए इतना ही था, प्रश्न टोटल खत्म हो गया। चलिए आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग जरूर आंसर बताइएगा। आपको बताना है कि यह जो है ना किस व्यंजन में आएगा, यह को बताना है कि किस व्यंजन में आएगा। चलिए तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय।